आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज बुलेटिन का आगाज करते हैं। यूपी विधानमंडल बजट सत्र के दूसरे दिन विधानमंडल के दोनों सत्रों में सरकार की ओर से कृषि कानूनों की जोरदार पैराकारी की गई है। आपको बता दें कि विधानसभा में विपक्ष ने कृषि कानूनों का मुद्दा उठाया तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवाब में तीखा पलटवार किया है। किसी विपक्षी दल का नाम लिए बिना बोले कि कृषि कानूनों से किसानों को कोई दिक्कत नहीं है। किसान संगठन तो कई बार समर्थन कर चुके हैं। दिक्कत बिचौलियों को है क्योंकि अब पैसा सीधे किसानों के खाते में जा रहा है। सीएम योगी ने कहा कि सहमति असहमति लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन ऐसा आंदोलन अस्वीकार्य है जो लोगों की असुविधा का कारण बने और आवागमन को बाधित करे। आपको बता दें कि साथ ही सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की तरफ से लागू किए गए कृषि कानूनों का फायदा किसानों को मिलेगा। इससे उनकी आय में निरंतर वृद्धि तो होगी ही, साथ ही वे खुशहाल और संपन्न बन सकेंगे। किसान राज्य सरकार की भी प्राथमिकता है और कृषि कानूनों को किसानों की आय दोगुना करने के उद्देश्य से लागू किया गया है और साथ ही इन कानूनों में उन्हें बिचौलियों से बचाने की भी व्यवस्था की गई है। इस पर तमाम जानकारी देने के लिए यूपी से हमारे संवाददाता राजकुमार जायसवाल जुड़ गए हैं। राजकुमार, जिस तरीके से किसानों का प्रदर्शन तो जारी है, अगर यूपी की बात करें तो यूपी के विधानमंडल बजट सत्र के दूसरे दिन विधानसभा में काफी हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने भी कृषि कानूनों का मुद्दा उठाया, लेकिन सीएम योगी की अगर बात करें तो उन्होंने पलटवार किया है। जी, अगर बात करें यूपी विधानमंडल बजट सत्र के दूसरे दिन विधानमंडल के दोनों सत्रों को सरकार की ओर से कृषि कानूनों की जोरदार पैरोकारी की गई। इसमें सुबह के योगी जी ने बताया कि जो है ये कृषि कानून किसी भी तरीके से किसानों के विपक्ष में नहीं है, उनके हित में है। हम उनके हित की बात करेंगे और ये कुछ विपक्ष के कुछ लोगों का बिना नाम लिए उन्होंने बताया कि ये जो विपक्ष के लोग हैं ये लगातार किसानों को बरगला रहे हैं। वे किसानों के आंदोलन पर जो है लगातार जो है उनको भड़का रहे हैं, जिससे वो आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों को उनको बरगलाने का काम विपक्ष कर रहा है। और योगी जी ने साफ तौर पर कहा है कि ये जो हम एमएसपी है ये लागू कर दिए हैं, इस पे जो है पूरे तरीके से तटस्थ है और ये लगभग धान की जो खरीद है ये हम जो है एमएसपी पर कर रहे हैं और इसको करेंगे। इससे किसानों को सीधा फायदा होने वाला है। जो भी लाभ है वो सीधा किसानों के खातों में जाएगा। इससे विपक्ष इसलिए परेशान है कि जो लाभ होता था बिचौलिए जो ले लेते थे उनके पास नहीं जा पा रहा है। ऐसे में इसीलिए विपक्ष जो है और बिचौलिए परेशान है और वो लगातार किसानों को उस्का रहे हैं कि वो लोग सड़क पर आए और आंदोलन करें। जी तो राजकुमार, इसी दौरान जिस तरीके से विधानमंडल बजट सत्र में हंगामा तो देखने को मिला, विपक्ष भी लगातार कृषि कानूनों का मुद्दा उठाया, लेकिन इसी के चलते सीएम योगी ने विपक्ष पर पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि जो किसानों की जमीन हड़पते थे वही आज हितैषी बन रहे हैं। जी, उन्होंने बताया है कि जब किसान युवा और महिलाओं के बारे में बोलते हैं तो आश्चर्य होता है। ऐसे में योगी जी ने बताया कि भू माफिया टास्क फोर्स ने हेक्टेयर भूमि को कब्जे से मुक्त कराया है। इनमें से अधिकांश जमीनी सत्ता में रहने के दौरान इन लोगों ने किसानों की दबाई थी। जो किसानों की जमीन थी उसको इन लोगों ने हथियाने का प्रयास किया था, जिसको अब योगी सरकार ने उन लोगों से मुक्त कराया है। ऐसे में यह सरकार किसानों के पक्ष में है, विपक्ष में नहीं है और किसानों को ये बात समझना चाहिए। जी तो राजकुमार, अगर मौजूदा स्थिति की बात करें, तमाम जगह पर दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार सरकार से एक गुहार लगा रहे हैं कि कृषि कानूनों को रद्द करे। विपक्ष भी लगातार किसानों के समर्थन में। अगर यूपी की बात करें, यूपी में भी आने वाले समय में अब चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है इस सत्र के दौरान किसानों की आड़ में विपक्ष पार्टी लगातार पलटवार कर रही है सरकार पर?
देखिए, जिस प्रकार से विपक्ष कहीं ना कहीं इस आंदोलन में भाग ले रही है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, वो कहीं ना कहीं से किसानों को लेके एक मुद्दा बना रही है। और आने वाले समय में त्रिस्तरीय चुनाव है, इसमें कहीं ना कहीं एक गतिरोध उत्पन्न होगा, जिससे कहीं ना कहीं भाजपा वालों को नुकसान हो सकता है। जी। तो राजकुमार, इस दौरान जो हंगामा देखने को मिला, काफी चर्चा भी हुई, हंगामा भी हुआ। विपक्ष पार्टी लगातार एक तरफ तो कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रही थी किसानों को लेकर, और दूसरी तरफ अगर बात करें महंगाई को लेकर, बजट सत्र जो शुरू हुआ था, इसी बीच में एक महंगाई की मार भी लगातार जनता झेल रही है। महंगाई को लेकर भी उन्होंने मुद्दा उठाया। क्या लगता है आने वाले समय में कितना असर देखने को मिल सकता है बीजेपी सरकार को? देखिए, महंगाई तो सर्वविदित है कि महंगाई लगातार, डीजल पेट्रोल के दाम पूरे देश में बढ़ रहे हैं, एलपीजी का दाम लगातार आसमान छूता जा रहा है, सब्सिडी को खत्म कर दिया है। भाजपा ने जहां गरीबों को उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी देने का वादा तो पूरा किया, लेकिन गरीबों की जेब पर डांट डालने का काम कर रही है। वो जो है जो सब्सिडी मिलती थी उसको खत्म कर दी है। ऐसे में कहीं न कहीं ये महंगाई की मार इनके जरूर पड़ने वाली है। आने वाला समय बताएगा कि अब की बार चुनाव में इनका क्या हाल होता है, ये तो किसान और जो लोग हैं वो खुद बताएंगे, ये तय करेंगे। जी राजकुमार, उत्तर प्रदेश में अगर किसानों के मुद्दे को लेकर बात की जाए तो किसान क्या वहां पर भी प्रदर्शन कर रहे हैं कृषि कानूनों को लेकर? उत्तर प्रदेश में किसान जो बॉर्डर है दिल्ली और यूपी का, वहां पे किसान फिलहाल प्रदर्शन कर रहे हैं और वो लगातार अपनी मांगों पर अडिग हैं। और ऐसे में पिछले दिनों भी जो है यूपी के सभी जनपदों में रेल रोको आंदोलन भी किया गया, जहां पे ट्रेनें रोकी गई, ट्रेन नहीं थी तो उन्होंने सरियों पर हंगामा किया। ऐसे में वो अपनी मांगों पर एकदम अडिग है। वो एलएसपी और तीनों काले कानूनों को वापस करने की मांग कर रहे हैं और उनका ये भी कहना है कि अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होती है तो ये हम जो है लगातार ये आंदोलन करते रहेंगे। हम अपने पूरे राशन पानी के साथ और हम इस आंदोलन को किसी भी कीमत पर खत्म नहीं करने हैं। जी राजकुमार, अब जिस तरीके से बताया जा रहा है कि किसान तब तक प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक सरकार उनकी मांग पर ध्यान नहीं देती, कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाता। अगर आने वाले समय में अगर बात करें चुनाव को लेकर कई जगह पे, कई राज्यों में चुनाव है, आगामी चुनाव है, और अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी हाल ही में जिस तरीके से स्थिति देखी थी, निकाय चुनाव हुआ था, सीधा झटका बीजेपी सरकार को देखने को मिला था। बीजेपी सरकार हार गई थी कई जगह से और कांग्रेस जीती थी। क्या लगता है किसानों को लेकर ही आने वाले समय में अगर यूपी की अगर बात करें चुनाव को लेकर कितना असर देखने को मिल सकता है? कोई अगर नेता से अगर आपने बातचीत की हो तो? जी देखिए, हम बताएं, हम कई कांग्रेस नेताओं से यहाँ पे हैं, उनसे हमने बात किया। उन्होंने साफ तौर पर यही जवाब दिया कि अगर किसानों को लेकर सरकार नहीं चलती है, वो किसान जो देश का अन्नदाता है, अगर उसको लेकर नहीं चलती है सरकार, तो सरकार को कहीं ना कहीं इतनी बार झटका लगने वाला है। हम किसानों को साथ लेके चलेंगे और किसानों के हित में हम रहेंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि पूरा विपक्ष एक साथ हो गया है, किसानों को लेके सड़क पर उतर रहा है। और ऐसे में भाजपा को अब की बार करारी हार देखने को मिलेगी, जैसा कि इसका प्रथम दृश्य जो है आपको पंजाब में देखने को मिला है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार तमाम जानकारी देने के लिए। तो रुक करते अगली खबर का। भारत और चीन ने एलएसी पर सैन्य टकराव खत्म करने की दिशा में पहला कदम पूरा करते हुए पैंगोंग झील के इलाके से अपने अपने सैनिकों को पीछे हटा लिया है। दोनों देशों के बीच हुए समझौते के मुताबिक सैनिकों को पीछे हटाने का पहला चरण पूरा होने के बाद शनिवार यानी कि आज भारत और चीन के सैन्य कमांडरों के स्तर पर बातचीत का दौर फिर से शुरू होगा। सैनिक और कमांडर स्तर की 10वें दौर की यह वार्ता भारत के चुशुल सेक्टर के करीब चीन के मोल्डो में होगी। और आपको बता दें, सैन्य कमांडरों की यह वार्ता बेहद अहम मानी जा रही है क्योंकि इसमें पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर टकराव के दूसरे अग्रिम मोर्चों से सैनिकों को हटाए जाने पर चर्चा की जाएगी। और आपको बता दें, पैंगोंग इलाके से सैनिकों को हटाने के पहले दौर की प्रक्रिया दोनों देशों ने वीरवार को ही पूरी कर ली। सूत्रों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि फिंगर 4 और 8 के बीच टकराव के मोर्चों से
टैंकों, भारी सैन्य वाहनों और साथ ही हथियारों, टेंटों को हटाने के साथ ही वहां बनाए गए अस्थायी निर्माण के ढांचों को चीन ने खत्म कर दिया था, ध्वस्त कर दिया था। सैन्य टकराव खत्म करने के लिए हुए समझौतों के तहत दोनों पक्षों ने जमीनी स्तर पर एक दूसरे के पीछे हटने की जमीनी स्तर पर तस्दीक भी कर ली है। और आपको बता दें, वैसे भी सेना ड्रोन और सैटेलाइट के जरिए चीनी सैनिकों के फिंगर 8 से पीछे जाने की प्रक्रिया की लगातार निगरानी कर रही है। देखिए, ये कंप्लीट डिसएंगेजमेंट का जो मामला है हिंदुस्तान और चाइना की फौजों के बीच में, ये बहुत एक अच्छी खबर है। अभी हमें बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि वाकई में डिसएंगेजमेंट हो रही है, कैसी हो रही है, क्या है, और इसमें कोई धोखा तो नहीं है। हमको कोई धोखा तो नहीं होना चाहिए। पर अभी डिसएंगेजमेंट आगे भी चलेगी, उसकी मीटिंग्स होंगी और जगहें खाली होंगी, तो भारत को अपना पूरा का पूरा जो फायदा नुकसान सारा इसमें देखना होगा। हाँ, एक बात है कि जो मीटिंग होती है, जो डिसीजन होता है, उसकी गरिमा रखी जाती है और उसी के हिसाब से किया। तो अभी देखा जाएगा कि क्या उसकी हालत होती है, किस तरीके से मामला होता है। पर हमको वो पूरी की पूरी अपना फायदा उसमें देखना होगा, यानी कि हमारा कोई नुकसान ना हो। हम ये नहीं चाहते चाइना का नुकसान हो, पर क्वेश्चन है अपना कोई नुकसान ना हो। News of disengagement between the two forces is a very good news. The south of Pangong and north of Pangong have been vacated, I think, successfully. तो भारत चीन ने पैंगोंग में खत्म किया सैन्य टकराव। और जल्द ही एक खुशखबरी मिलने वाली है। 10वें दौर की बातचीत एक बार फिर से होने वाली है। आपको बता दें, भारत और चीन ने एलएसी पर सैन्य टकराव खत्म करने की दिशा में पहला कदम पूरा करते हुए पैंगोंग झील के इलाके से अपने अपने सैनिकों को पीछे हटा लिया है। दोनों देशों के बीच हुए समझौतों के मुताबिक सैनिकों को पीछे हटाने का पहला चरण पूरा होने के बाद शनिवार यानी कि आज भारत और चीन के सैन्य कमांडरों के स्तर पर बातचीत का जो दौर है वो फिर से शुरू होगा। 10वें दौर की बातचीत होगी और सैन्य कोर कमांडर स्तर की 10वें दौर की वार्ता भारत के चुशुल सेक्टर के करीब चीन के मोल्डरो में होगी। बता दें आपको कि सैन्य कोर कमांडर स्तर की 10वें दौर की बातचीत होगी और ये वार्ता भारत के चुशुल सेक्टर के करीब चीन के मोल्डो में होगी। और सैन्य कमांडरों की ये वार्ता बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि इसमें पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर टकराव के दूसरे अग्रिम मोर्चा से सैनिकों को हटाए जाने पर चर्चा की जाएगी। और पैंगोंग इलाके से सैनिकों को हटाने के पहले दौर की प्रक्रिया दोनों देशों ने वीरवार को ही पूरी कर ली है। तो भारत चीन ने पैंगोंग में खत्म किया है सैन्य टकराव। आपको बता दें कि भारत चीन के लिए एक खुशी की खबर है। और आपको ये भी बता दें कि भारत चीन में सैन्य टकराव वो जल्द ही खत्म होने वाला है। ये भारत के लिए अच्छी खबर है। और इसी के चलते आपको बता दें कि पहला कदम भी पूरा कर लिया है। ये वीरवार को ये कदम पूरा किया है। और आपको ये भी बता दें कि पहले चरण पूरा होने के बाद शनिवार यानी कि आज भारत और चीन के सैन्य कमांडरों स्तर पर बातचीत का जो दौर है वो फिर से शुरू होने वाला है। सैन्य कोर कमांडर स्तर की 10वें दौर की वार्ता भारत के चुशुल सेक्टर के करीब चीन के मोल्डो में होगी। और सैन्य कमांडरों की वार्ता बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि इसमें पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर टकराव के दूसरे अग्रिम मोर्चा से सैनिकों को हटाने जाने पर चर्चा की जाएगी। इस मुद्दे पर हम चर्चा के लिए हमारे खास मेहमान रक्षा विशेषज्ञ अनिल गौड़ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। जैन जी नमस्कार। जी सर, आपसे यही सवाल है कि लगातार भारत और चीन के जो टकराव है वो लगातार जारी था, लेकिन अब एक खुशी की खबर सामने आ रही है, जहां भारत और चीन के जो सैन्य टकराव है वो जल्द ही खत्म होने वाला है। देखिए, उम्मीद तो यही है, क्योंकि जिस हिसाब से ये एग्रीमेंट हुआ था कि वहां से जो नॉर्थ और साउथ पैंगोंग एरिया से विड्रॉल होगा और विड्रॉल के बाद में चीन जो है उस विड्रॉल में पूरा स्थिति उसी हिसाब से जमीन की ले आएगा जिस हिसाब से पहले थी चीन की इंट्रूशन से पहले। और दूसरा, जब ये विड्रॉल हो जाएगा यहाँ से नॉर्थ और साउथ से, उसके 48 घंटे बाद जब वेरिफिकेशन होगी, वेरिफिकेशन होने के बाद फिर आगे की बातचीत चलेगी गोगरा हॉट स्प्रिंग और दिसवांग प्लेन्स के लिए कि वहां से चाइनीज विड्रॉल किस हिसाब से होगा।
तो ये जो चीज है, अब जो फर्स्ट फेज जो है वो कंप्लीट हुआ है और ग्राउंड रिपोर्ट जो है, जो उनके हमारे जो रेजिमेंटल कमांडर्स वगैरह है वो अपने कोर कमांडर्स तक उन्होंने दे दी है। अब कोर कमांडर्स की बैठक होगी और कोर कमांडर्स जो है वो डिसाइड करेंगे, ठीक है जी ये जो है फेज 1 जो है कंप्लीट हो गया, फेज 2 जो है वो उसको अब शुरू करते हैं कि हम कैसे हॉट स्प्रिंग गोगरा और वहां पे कैसे स्थिति फिर बहाल करें। तो ये जो चीज है बहुत एक मैं कहूँगा अहम दौर है बातचीत का, जिसके अंदर चीन को ये पता लग गया है कि हिंदुस्तान जो है अपनी सरहद जो है, जो LAC परसीव था, क्योंकि LAC जो है अभी तक ग्राउंड के ऊपर तो मार्क हुई नहीं थी, तो जो हमारी परसेप्शन थी कि हाँ जी ये हमारी LAC है, वो LAC जो है चीन को पता लग गया कि हिंदुस्तान इसके पीछे नहीं जाएगा। अब यहाँ पे है, अब आगे की जो बातचीत होगी वो यही होगी कि चीन वहां से हमारे इलाके से किस हिसाब से वापस जाएगा। तो ये जो चीज है बहुत बड़ी अहम चीज है और चीन को ये भी पता लग गया कि हिंदुस्तान कोई छोटी मोटी अब कंट्री नहीं रहा, वो बाकट वाला देश नहीं है जिसके अंदर वो हिंदुस्तान को दबा के धमका के और यहाँ से एकदम उसी हिसाब से अपना जोर जबरदस्ती करके तो उसके हिसाब से चले जाए। दूसरा उसको ये भी पता लग गया कि हिंदुस्तान के ट्रुप्स जो हैं वो हाई ऑल्टीट्यूड के अंदर माउंटेन वॉरफेयर के अंदर बहुत सक्षम है और उनके मुकाबले में चाइनीज PLA आर्मी कहीं नहीं है, चाहे वो जितना मर्जी वो प्रोपेगेंडा वीडियो दिखा दें, चाहे ड्रोन के दिखा दें, चाहे वो अपने हेलीकॉप्टर से दिखा दें, कुछ भी दिखा दें, पर ऑन ग्राउंड जो जिसको कहते हैं ना मैन बिहाइंड द मशीन जो है वो हिंदुस्तान की फौज जो है, जो हिंदुस्तान का हमारा फौजी है वो एक बहुत ही मैं कहूँगा दृढ़ संकल्प के साथ खड़ा हुआ और मेडिकली और फिजिकली वो इतना सक्षम है माउंटेन वॉरफेयर के लिए कि तो दुनिया की कोई भी फौज इस हिसाब से हमारे जो जवान हैं उनके मुकाबले में कहीं नहीं खड़ी होती। तो इसीलिए चीन ने यही सोचा है कि भाई अच्छा यही है कि मैं विड्रॉ कर लूं, नहीं तो उसकी जो अदरवाइज कैजुअलिटी है बिना कोई गोली चलाए हुए जो कैजुअलिटीज उसकी इतनी हो रही थी वहां पे उसके लोगों की, वो अब सारा आस्ते आस्ते सामने आ रहा है कि जैसे उसने गलवान में भी एक्सेप्ट कर लिया कि देखो जी मेरे जो है इतने लोग ये मारे गए हैं, जो अभी तक वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था वो जो उसने एक्सेप्ट कर लिया अभी। तो इसी हिसाब से उसको ये यकीन ये पता लग गया है कि मैं अच्छा ये है कि मान लूं हिंदुस्तान की बात, हिंदुस्तान के ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं बनाऊं, नहीं तो अदरवाइज ये जो चीज है ये जिस हिसाब से मैं चाहता हूँ कि मैं जोर जबरदस्ती 62 के अंदर जैसे घुस गया था हिंदुस्तान के अंदर वो नहीं अब चलेगा। तो ये चीज चीन को समझ आ गई है, इसीलिए चीन ने ये डिसाइड किया कि हम विड्रॉ करेंगे। अब वो उसको जो है ये भी एक्सेप्ट कर लिया कि हमारी कैजुअलिटी हुई है वहां पे, अब टोटल कितनी कैजुअलिटी है उसमें भी अभी वो कम बता रहा है, पर ये है कि एक्सेप्ट तो कर लिया उसने। तो अब आपने एक उसका आईना एक बहुत अच्छा दिख गया उसको, और अब गोगरा हॉस्पिटल और दिस्वांग प्लेन में भी ये जो बातचीत आगे चलेगी और वहां से भी चीन को विड्रॉ करना पड़ेगा। जी अनिल जी, क्या लगता है कि सैनिकों को हटाने का जो पहले दौर की प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है, लेकिन क्या लगता है चीन पर अभी भी दोबारा विश्वास कर सकते हैं? क्या लगता है कि विश्वासघात दोबारा नहीं करेंगे? क्योंकि पहले भी बातचीत लगातार जारी थी, इसी में भी इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि हम पीछे हटने के लिए तैयार है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने ऐसा कदम उठाया था। देखिए चीन के ऊपर तो विश्वास तो करना मैं कहूँगा बहुत हमारी नासमझी होगी, और ये भी हिंदुस्तान गवर्नमेंट को अब पता लग गया है कि चीन के साथ चाहे आप 62 में ले लीजिए, देखिए वो हिंदी चीनी भाई भाई से चलता हुआ अभी भी जब जीपिंग कितनी बार आए और बातचीत हुई हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ में सब कुछ हुआ, पर चीन की जो मंशा है वो बेसिकली वो ये है कि देखिए उसको एक वार्म वाटर पोर्ट की बहुत जरूरत है, और वो जो गोदावरी पोर्ट है जो आपका इसका पाकिस्तान के अंदर, और साथ में उसके साथ में जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बना रहा है वो उसके लिए बहुत अहम है। उसकी जो पूरा जो उसका एक जो माइंडसेट है वो यही है कि भाई पाम ऑफ द हैंड, पाम ऑफ द हैंड का मतलब ये हुआ कि तिब्बत जो है वो पाम है और फिंगर जो है उसकी आगे उंगलियां जो होती है, जैसे हाथ जब खोलते हैं आप तो उसकी आगे उंगलियां जो होती हैं वो उंगलियां जो हैं वो है लद्दाख, आपका नेपाल, भूटान, अरुणाचल प्रदेश और आगे नीचे म्यांमार तक। तो ये है चाइना की जो उनकी नीति, मैं कहूँगा उनके अंदर जो है, अगर आप उसकी हिस्ट्री पढ़े उसका सारा कुछ पढ़े वो ये नीति है, और हिंदुस्तान को इसको हमेशा अपने ध्यान में रखना चाहिए। हमारे जो
मैं कहूँगा गवर्नमेंट में भी और मिलिट्री प्लानर्स को भी ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि चीन जो है उसकी जो फाइनल जो उसकी वो यही है कि वार्म वाटर पोर्ट और ये जो चीज है फिंगर्स की, वो चूंकि चाउन लाई ने भी इसको बार बार कहा और अभी जीपिंग भी इसको बार बार कह रहे हैं। तो ये जो विड्रॉल है चीन का, हम ये ना समझे कि चीन अब हमसे हार गया तो अब चीन भी विड्रॉ कर गया ना। हमें अब जो है पूरी जो हमें जो सत्ता पूरी बरतनी है और हमें पूरा अपना जो सारा सिस्टम है उस हिसाब से बनाना है कि चीन दोबारा ये ना गलती करे जी। जिस हिसाब से हमने उसको जब एक्सरसाइज के बहाने जब उसने फौज तिब्बत से वहां लाई तो हमने ये कहा कि एक्सरसाइज कर रहे थे वापस चले जाएंगे, पर वो वापस नहीं गए और हिंदुस्तान के अंदर घुस गए। ये हमें पूरा ध्यान रखना है कि कभी भी हम चीन के ऊपर भरोसा ना करें, तभी हमारा जो है देश जो है हम सुरक्षित रख सकेंगे। जी, तो अनिल जी, जिस तरीके से अब जो आज 10वें दौर की बातचीत होगी सैन्य कोर कमांडरों के बीच में, क्या लगता है कितना अहम हो सकता है? क्योंकि जिस तरीके से लगातार 9 दौर की बातचीत हो चुकी है, भारत चीन का ये अहम मुद्दा है, तो लेकिन इसी के बीच अगर 10वें दौर की जो बातचीत होगी इसमें क्या कुछ अहम फैसला लिया जा सकता है? देखिए, सबसे बड़ा फैसला तो यही होगा इसके अंदर कि पहले तो जो ग्राउंड स्थिति है वो उसके अंदर वो कंफर्म करेंगे, हाँ जी पूरा ये जो है फेज 1 जो है हमारा विड्रॉल का वो हो गया है, पैंगोंग नॉर्थ और साउथ से विड्रॉ हो गया है। दूसरी जो बात होगी वो होगी अब आगे गोगरा, हॉट स्प्रिंग और दिस्पांग प्लेन की। अब जो है डिसएंगेजमेंट प्रोसेस और चीन का विड्रॉल जो है इन इलाकों से वो है। अब जो बातचीत होनी है वो इसके ऊपर होनी है, क्योंकि अगर चीन जो है गोगरा, हॉट स्प्रिंग और दिस्पांग प्लेन से विड्रॉल नहीं करेगा तो इसका मतलब चीन जो है उसकी मंशा अभी तक ठीक नहीं है और वो हिंदुस्तान प्लानर्स को कर लेनी चाहिए। और दूसरा, हमें फिर दोबारा कैलाश रेंज जो है हमें ऑक्यूपाई कर लेना चाहिए, क्योंकि तक हम चीन को अगर ऐसा हम छोड़ देंगे कि हम उसके ऊपर दबाव नहीं बनाएंगे। ये भी देखिए, ये भी जो विड्रॉल वगैरह ये जो अभी बातचीत हुई है ये इसलिए हुई है क्योंकि हमने कैलाश रेंज जो है वो ऑक्यूपाई की, उसकी रिजीज ऑक्यूपाई की और उसका जो मॉल्डो बेस है उसके ऊपर बहुत प्रेशर बना दिया। मॉल्डो बेस जो उनका बहुत बड़ा बेस है वहाँ पे त्रिशूल सेक्टर के अंदर, उसके ऊपर पूरी हमारी निगरानी थी। हम उसके ऊपर फायर पावर उसके ऊपर कभी भी ला सकते थे, हम उसको तबाह कभी भी कर सकते थे। इसीलिए जो है चीन जो है अब वहां से वापस हुआ है। पर अब जो ये जो चीज है हमें अपने ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें अपना फायदा कहाँ होगा, वो होगा गोगरा, हॉट स्प्रिंग और दिस्पांग प्लेन से चीन वापस जाएगा, ताकि हमारा दौलताबाग ओल्डी और जो हमारा श्योक दौलताबाग ओल्डी रोड जो है वो जिस हिसाब से वो उसको थ्रेटन कर रहा है वो वहां से हटे, ताकि वो जो एरिया है हम उसको संभाल सके और हमारा जो एक दौलताबाग ओल्डी जो है वो भी पूरा सुरक्षित रहे। अनिल जी, अब इस दौरान जो 10वें दौर की बातचीत होगी, अहम फैसला लिया जाएगा भारत और चीन के बीच में, और लगातार जो सैनिकों को पीछे हटाने का जो सिलसिला भी वो लगातार जारी है, प्रक्रिया ऑलमोस्ट वो पूरी भी हो चुकी है। अगर क्या लगता है कि अगर इन्होंने दोबारा विश्वासघात किया भारत के साथ चीन ने, तो हमारा भारत कितना तैयार है इनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए? देखिए, एक बात बहुत क्लियर है अभी, क्योंकि अब जो है हमारे जो फोर्सेस हैं वो पूरी की पूरी तैनात हैं वहाँ पे लद्दाख ईस्टर्न सेक्टर में भी और पूरे बॉर्डर में, मैं कहूँगा चीन के साथ में। तो अगर चीन ने दोबारा ये ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो हम उस पर बहुत एक अच्छा जवाब दे सकते हैं। इसके साथ में हम खुद चीन के अंदर भी घुस सकते हैं। एक दूसरा जो है हमने इकोनॉमिक फ्रंट के अंदर जिस हिसाब से अभी देखिए चीन के तकरीबन 300 एप्स जो हैं वो सारे बैन कर दिए। चीन की जो बिजनेस जो है, जो इन्वेस्टमेंट्स हैं यहाँ पे वो बंद कर दी हैं। उस हिसाब से इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर भी हम और एक्शन ले सकते हैं। हम ड्यूटी टैरिफ्स वगैरह और चीनी प्रोडक्ट्स के ऊपर बढ़ा सकते हैं, ताकि यहाँ पे इम्पोर्ट जो है वो बंद हो जाए और इवन थर्ड कंट्री से जो इम्पोर्ट हो रहा है चीन का माल वो भी बंद हो जाए, ताकि चीन को इकोनॉमिकली भी हर्ट होगा। तीसरा जो है, देखिए आप जिस हिसाब से दुनिया के अंदर अब चीन के खिलाफ और हिंदुस्तान के पक्ष के अंदर दुनिया के सारे मुल्क खड़े हो गए हैं। यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, सब खड़े हो गए हैं उस हिसाब से, और जापान भी। उस हिसाब से जो है हिंदुस्तान डिप्लोमेटिकली भी प्रेशर चीन के ऊपर बनाएगा। तो इसलिए चीन को अब ये पता लग गया है कि हिंदुस्तान जो है वो एक ऐसा मुल्क नहीं है जो पिछला 62 का जो था कि भाई उसके साथ ना उसके इकोनॉमिकली स्ट्रांग था, ना डिप्लोमेटिकली स्ट्रांग था, ना मिलिटरीली स्ट्रांग था। तो अब वो नहीं ले सकता, और अगर वो ऐसी हिमाकत करेगा तो चीन के लिए बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि दुनिया के सारे देश जो है वो इसके खिलाफ होंगे। आप देखिए क्वाड बना है, जो साउथ चाइना सी के अंदर क्वाड बना है, क्वाड के अंदर
अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और हिंदुस्तान की नेवी जो हैं वो सारी काम कर रही हैं। जी। उस हिसाब से इंडियन ओशन के अंदर भी है। और अगर चीन ऐसी दोबारा हरकत करेगा तो चीन के जो जहाज है जो मलक्का स्टेट्स वगैरह से आते हैं और जिसके अंदर माल आता जाता रहे, उसके और सप्लाईज आती जाती रहे, वो बंद हो सकता है। तो एक प्रेशर पॉइंट जो है हिंदुस्तान के पास बहुत अच्छा है वहां पे, और चीन है। तो अब हिंदुस्तान इसके ऊपर अब पूरी कार्रवाई करेगा अगर चीन ने दोबारा हिमाकत करी। तो लगता नहीं है कि इतनी जल्दी अब जिनपिंग जो है, क्योंकि जिनपिंग जो है अपने अंदरूनी भी उसमें प्रॉब्लम पड़ रही है कि वो अब जो है ये सोच रहा है कि भाई मैं बाहर के जो हर मुल्क के साथ मैंने जो अभी ये दुश्मनी मले और पंगे लिए हुए हैं, हम उसको बंद करके हम जरा अपने आप को कंसोलिडेट कर लें वहाँ। अनिल जी, चीन ने अभी हाल ही में अभी 2-3 वीडियो जारी किया था गलवान हिंसा का, तो इसको लेकर उन्होंने साफ तौर पे बोला है कि जिम्मेदार सीधा भारतीयों को ठहराया है। इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये प्रोपेगेंडा वीडियो थे। ये चीन, आपको पता है कि चीन हमेशा ये ऐसी बात करता है, और चाहे वो वीडियो के जरिए, चाहे वो उसके अंदर अपने उसके जरिए करे, क्या ये अपना जो है ये राइटिंग के जरिए उसका जो माउथपीस है, जो ग्लोबल टाइम्स है, वो भी ऐसे बार बार वो ऐसे ही बयान देते रहते हैं और ऐसे वीडियो जारी करते रहते हैं। वो उसके अंदर बोलते रहते हैं कि जी ये हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है। तो असलियत जो है वो दुनिया को पता है। वो ये जो वीडियोस बनाती है चीन, ये चीन बेसिकली अपने लोगों के लिए बनाती है, दिखाने के लिए कि भाई हम जो है, हमारी फौज बहुत सक्षम है, हमारे जो लोग बहुत सक्षम है। पर ऑन ग्राउंड रियलिटी जो है वो ये है कि उनके जो लोग हैं, जो उनके सैनिक हैं, वो सैनिक जो हैं वो इतने सक्षम नहीं है जितने कि हिंदुस्तान की फौज के हैं, और ना ही वो इतने मोटिवेटेड हैं जितने कि हिंदुस्तान के सैनिक हैं। क्योंकि हिंदुस्तान के सैनिक, आपको पता है कि हम मातृभूमि के लिए पूरी जान निछावर करने के लिए तैयार होते हैं। तो ये चीनी सैनिक नहीं है। आपने देखा ऐसे भी वीडियो आए हैं सामने जिसमें चीनी सैनिक रो रहे हैं कि भाई अब भेजो उधर, हमने नहीं जाना उधर, हमने नहीं रहना उधर, हमें वापस घर भेजो। ये भी वीडियोज आए ना सामने। तो ये जो ऐसे चीन जो वीडियो ये जाहिर करता है, ये सारे प्रोपेगेंडा वीडियो होते हैं, ये अपने लोगों के लिए होते हैं। तो इसके अंदर हमें कोई उसका लेना देना नहीं है, वो जो मर्जी वीडियो दिखाए, क्योंकि हमें पता है स्थिति, दुनिया को पता है स्थिति एक्चुअल में क्या है। जी बिल्कुल अनिल जी, जिस तरीके से अब 10वें दौर की बातचीत है भारत और चीन के बीच में, हाल ही में प्रक्रिया भी जारी है सैनिकों को हटाने को लेकर, लेकिन अब देखना ये होगा जो आज की जो बातचीत होगी वो कितनी अहम होगी और क्या चीन अभी भी मानेंगे या फिर से एक बार विश्वासघात दोबारा करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अहम चर्चा के लिए। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।